हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चंस। तो जो लोग भी पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो सीडीपी है दोनों में ही पूछी जाती है। आज के इस मैराथन से जो है आप लोगों को पता चल पाएगा, क्योंकि ये मैराथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, कितना आप लोग जो है क्वेश्चन कर पा रहे होंगे इस टेस्ट के बाद। जो है मतलब आप लोग जो है अपना स्कोर जरूर लास्ट में जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग भी मेरे साथ जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहने का मतलब जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और जो लोग पढ़ रहे होंगे, जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया था प्लस पेडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है वो बताया था, अगर आप लोगों ने उस क्लासेस को सीरियस होकर किया होगा ना, तो आज देखेंगे कि आप इसमें 28 जो है स्कोर करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मैंने जो है इसको देखा कि इसमें कम से कम अगर आप लोगों ने किया होगा ना, तो कम से कम आप लोगों के 28 तो आएंगे ही आएंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये लास्ट के 5 दिन में मैराथन क्लास से जो है कुछ समझना चाहते हैं, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझते हुए करना चाहते हैं, ताकि क्वेश्चन कितना भी बदल के दे तो वो आप लोगों का जो है कर ले जाए, आप लोगों का गलत ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी करिएगा, अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी कि अब वो टाइम आ गया है कि आप जो है रिवीजन मतलब कि अपने प्रैक्टिस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाँ, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, फाइन मोटर स्किल। अगर आप लोगों को याद है तो जब मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया था फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आप लोगों को, लेकिन उन लोगों को मैं समझा देती हूँ जो लोग जो है पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव होता है कि जो भी क्वेश्चन करें ना आप, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की बात क्या है, मतलब कि जिसमें आप अपने मांसपेशियों का कम प्रयोग करते हैं, मतलब अपने शरीर के छोटे भाग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके हाथ की उंगलियां हो गई। ठीक है, तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कभी भी पूछे तो याद रखिएगा, जहां पर अपने अपने उंगलियों का प्रयोग करते हैं वो जो है सूक्ष्म गत्यात्मक में आता है। जैसे कि आपका लिखना हुआ, आपका जो है पेंटिंग बनाना मतलब चित्र बनाना हुआ, रोटी तोड़ना हुआ, या कुछ साफ करना हुआ, वहां पे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होगा। लेकिन जहां पर आप अपने शरीर के बड़े भाग का, जैसे कि हाथ का, पैर का प्रयोग करते हैं, वो आपका आता है स्थूल गत्यात्मक कौशल। ठीक है, एक दूसरा जो होता है स्थूल स्थूल गत्यात्मक कौशल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल, जिसके अंदर जैसे कि अपने हाथ पैरों का प्रयोग में क्या करेंगे, जैसे कि दौड़ना हुआ, ठीक है, या आप लोगों का जंप करना हुआ मतलब कूदना हुआ, तैरना हुआ, तो वो स्थूल गत्यात्मक में आता है। अब यहाँ पे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पूछा है तो कौन सा होगा, देखिए, सड़क पर दौड़ना तो ये तो स्थूल गत्यात्मक कौशल होगा, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। नदी में तैरना, ये भी इसमें आप अपने अपने हाथों और पैरों का प्रयोग कर रहे हैं। फुटबॉल को लात मारना, अपने पैर का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। धागे में मोती पिराना, ये कैसे करेंगे, अपने हाथ की उंगलियों के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है हमारा किस में आएगा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल मतलब फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पे जो है आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन करें बेहतर तरीके से करें। यहाँ पे सूक्ष्म से पूछा है तो हो सकता है अगली बार आपसे स्थूल का पूछ ले, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन को जो है ना समझ कर करिए। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और आंसर देखा और बस हो गया, नहीं। इसीलिए जो है जरूरी है कि एक्सप्लेनेशन के साथ जो है चीजें करनी चाहिए। अब हम आप आगे देखते हैं। देखिए, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास मतलब कि जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या अनुदेशित करता है, विकास कैसे होता है सिर से पांव की ओर, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था जो विकास का जो सिद्धांत है, शीर्षगामी सिद्धांत, वो क्या इंडिकेट करता है, वो बताता है कि जो बच्चे का जो विकास होता है पहले सिर से पांव की ओर जो है बढ़ता है। ठीक है, कहाँ से, सिर से पांव की ओर, तब तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे भी देख लेते हैं। देखिए, जटिल से सरल की ओर, तो क्या आपका पहले जटिल चीजों का जो है डेवलपमेंट होती है फिर सरल भाग का, नहीं, ये जो होगा क्या, सरल से जटिल की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, नहीं भाई, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये भी आपका गलत हो गया। ये भी सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब कि पहले बच्चा जो है क्या करता है, पहले बैठना सीखता है, क्रॉलिंग करता है, फिर चलता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो यहाँ पे जो है ये गलत हो गया। बाह्य से केंद्र की ओर, नहीं, ये भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पे शीर्षगामी जो सिद्धांत है ये बताता है कि जो बच्चे का विकास है वो सिर से पांव की ओर, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पूरा आप लोगों को जो इसका पेडागोजी होगी ना, उसको एकदम पूरा ट्रिक्स के साथ मैं बताने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। अगर आप पेडागोजी सॉल्व करें तो उसमें आपके नंबर ना कटें, इस तरीके से बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, ताकि आप लोगों को हर एक टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो है अपडेट टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में
समाजीकरण की प्राथमिक संस्था डैश है और डैश द्वितीयक संस्था है। कहने का मतलब जो बच्चे में प्राथमिक संस्था क्या होती है, हम सब लोग जानते हैं। सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या, परिवार, आस पड़ोस, ये प्राथमिक संस्था होती है। और द्वितीयक में क्या होता है, जो उसके बाद की, मतलब जैसे विद्यालय हुआ या जनसंचार का हुआ, ये क्या होता है, द्वितीयक में आता है। ठीक है, तो सबसे देखिए क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, एकदम नज़दीकी आस पड़ोस जनसंचार माध्यम। मतलब कि प्राथमिक संस्था जो है क्या बता रहा है, एकदम नज़दीकी आम जो आस पड़ोस है, मतलब कि आपके जो पड़ोसी हैं वो। दूसरा क्या बता रहा है कि जनसंचार माध्यम। आगे भी देखते हैं, मुद्रित माध्यम धार्मिक संगठन। तो क्या पहले ही बच्चा जो है जो उसका समाजीकरण होता है वो मुद्रित माध्यम से होता है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। विद्यालय, पहले बच्चा पैदा होते ही विद्यालय में चला जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। भाई विद्यालय बाद में आता है, पहले बच्चा परिवार में जो है उसका जो है समाजीकरण होता है। नेक्स्ट, कानून समाचार पत्र, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है बच्चे के समाजीकरण में जो सबसे पहला जो है योगदान होता है वो आस पड़ोस का, परिवार का होता है। फिर द्वितीयक में जो क्या होगा, जनसंचार। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, जीन पियाजे। इस टॉपिक को भी मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया हुआ है, जिन लोगों ने किया होगा वो कर लेंगे। अपना स्कोर जो है लास्ट में जरूर बताइएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे का जो चिंतन है वैज्ञानिक हो जाता है। सबसे साफ साफ बोला है कि चिंतन क्या है, वैज्ञानिक। मतलब कि जीन पियाजे की सोच सबसे आखिरी अवस्था है जिसमें जो है बच्चा अमूर्त रूप से जो है क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है, औपचारिक चिंतन करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे का जो व्यवहार होता है वो इंद्रियों के माध्यम से अपनी बातें प्रकट करता है, तो ये तो यहाँ पे चिंतन वैज्ञानिक होगा नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। अवस्थाओं का जो ये वर्ष है ना, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो यहाँ पे देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं होगा, क्योंकि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है ना ज़्यादातर क्या चिंतन करता है, जो उसके सामने मूर्त रूप से चीज़ें जो है होंगी उसी के बारे में जो है ज़्यादा चिंतन कर पाता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब कि अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करना, अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ नहीं भी है उसके बारे में भी सोच सकता है, इसलिए चिंतन वैज्ञानिक हो सकता है। तो वो कौन सी अवस्था होगी, फोर्थ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ। जीन पियाजे टॉपिक अगर नहीं किया है तो आप जो है सीडीपी का जो टॉपिक है जाके जो है सीडीपी पेडागोजी करके एक जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पर जाकर जो है आप लोग जरूर चेक कर लेना। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया गया है। मतलब अधिगम की प्रक्रिया में जैविकीय परिपक्वता को, अध्यापक का व्यक्तित्व, पुरस्कार और दंड, निज वाक्य। तो ये तो इसके बारे में तो बात ही नहीं किया है जीन पियाजे ने। निज वाक्य के बारे में जो है वाइगोत्स्की बात करते हैं। जैविकीय परिपक्वता के बारे में जो है इन्होंने बताया, तो जीन पियाजे के अनुसार जो है पहला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, आर्यन अपने विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। विद्यालय के जो कार्य है उनको पूरा करने के लिए, जो उत्तरदायित्व है उसके उसे पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार जो है उत्तरदायित्व करता है, मतलब जो कानून बनाए गए उसके अनुसार सोचता है। इस समय आर्यन की नैतिकता की तार्किकता किस स्तर की है। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उससे ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो। सबसे पहले पूर्व परंपरागत अवस्था जो से 4 से 10 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे की नैतिकता क्या दिखती है कि बच्चा जो है कोई भी कार्य पुरस्कार और दंड से जो है डर के करता है, या तो उसे पुरस्कार मिलता है या तो वो दंड से मतलब डर के जो है वो कोई भी कार्य कर रहा है, ठीक है, या नहीं कर रहा है। तो पुरस्कार और दंड का जो है इसमें यहाँ पर दिखता है। दूसरी बात, बच्चे की जो है आत्म केंद्रितता, मतलब कि उसके लिए जो चीज़ सही है बस वो फोकस उसका उतना होता है, दूसरे के लिए क्या है वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है। तो इसके 2 चरण हैं। परंपरागत के अंतर्गत भी 2 चरण हैं, जिसमें कि एक जो है पहला वाला तीसरा चरण जो है अच्छा लड़की अच्छा लड़का, मतलब समाज द्वारा जो घर के परिवार जो माता पिता सिखाते हैं कि ये क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो कोई भी कार्य इसलिए करता है कि उससे सब अच्छा बोले। ठीक है, तीसरा चरण। चौथा चरण में समाज जो कानून बनाए गए होते हैं, कानून के अनुसार जिस तरह से मतलब समाज में अगर रहना है तो आपको कुछ कानूनों को मानना पड़ेगा, उसके अनुसार अगर बच्चा कार्य करता है तो वो चौथा चरण के अंतर्गत आता है परंपरागत अवस्था के अंदर। उत्तर परंपरागत अवस्था जो कि जिसके अंदर जो है व्यक्ति कोई भी कार्य क्यों करता है या कोई बात जो है किस लिए, जिसमें वो अपना विचार मतलब कोई भी चीज़ इसलिए नहीं मान ले रहा है कि क्योंकि वो कानून बनाया गया है, ठीक है, इसलिए वो क्योंकि अपने विवेक से मापता है कि ये चीज़ सही है या नहीं, या इसका दूसरा ऑप्शन हो सकता ही नहीं, उत्तर परंपरागत अवस्था। और इस अवस्था तक जो है बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, याद रखिएगा। तो जो ये है ना विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित जो करता है, तो ये जो है मतलब कि जो कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है, तो दूसरी अवस्था परंपरागत अवस्था होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा होता है। कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा कोई भी आंसर है या कोई भी चीज़ जो है खोजने में अटक जा रहा है तो उसे मदद करने का प्रभावशाली तरीका क्या हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना। क्या आप तुरंत ही उत्तर बता देंगे? नहीं, बच्चे को खोजने में मदद करना है भाई। ये नहीं कि उत्तर बता देंगे तो बच्चा क्या करेगा। गलत उत्तर के लिए दंड देना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चा जो है कुछ करेगा, अगर दंड देंगे तो वो करना ही छोड़ देगा। तो कभी भी ऑप्शन में दंड देना या डायरेक्ट तुरंत ही उत्तर बता देना, इस प्रकार का ऑप्शन है तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना या अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना, नहीं। यहाँ पे जो है आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की आंशिक रूप से जो है बच्चे को थोड़ा सा जो है उसके सामने हल बताना, उसका जो है क्या समाधान होता है, एक डायरेक्शन देना, एक इंडिकेशन देना, जिससे कि बच्चा एक सही जो उसका सही उत्तर है उस तक जो है वो पहुँच पाए। तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जटिल बना देना, कभी भी ऐसा दिखे ना वो ऑप्शन गलत होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह के ऑप्शन जो है एलिमिनेट करना सीखें। मैं बार बार पेडागोजी को सॉल्व करते टाइम जो है चीज़ें क्लियर की हूँ, और यहाँ पर जो है आप लोगों को अभी भी मैं बताऊँगी, तो अच्छे से जो है अभी समझ लीजिए, क्योंकि बार बार जो है मैराथन क्लास नहीं होगी और इस क्लास से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है। कहने का मतलब है जो विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है। व्याख्यात्मक शिक्षण बिल्कुल नहीं, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन इसका भी नहीं, निष्क्रिय अनुकरण या समर्थित अधिगम। तो किसकी बात करते हैं, जो जीन पियाजे हैं वो किसकी बात करते हैं। तो जीन पियाजे हमेशा क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो एक तरह से जो है असिस्टेड लर्निंग, ठीक है, समर्थित अधिगम, जिससे बच्चे के जो कॉपरेट करके जो है एक दूसरे को जो है समझ सके, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके समझ सके। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है। देखिए, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। मतलब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जो प्रगतिशील शिक्षा है, ये विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में एक सक्रिय क्या है, प्रतिभागी मानती है। बिल्कुल सही बात है। अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, नहीं। अध्यापकों के ज्ञान की बात जहाँ पर की जाती है वो ऑप्शन में कभी भी दिखे तो वो ऑप्शन आपका गलत होता है। यहाँ पे क्या बोला है, अध्यापकों के ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है वो ऐसा नहीं मानती है। ठीक है, बच्चों को अवसर देना है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को अवसर देना है, बच्चों को ज्ञान का जो है वो स्रोत बनाना है। विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है। जो प्रगतिशील शिक्षा है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में नहीं बल्कि सक्रिय उत्पादनकर्ता मानती है। ठीक है, तो निष्क्रिय ग्रहणकर्ता कभी दिखे ना ऑप्शन में तो वो ऑप्शन गलत होता है। यहाँ पे अगर सक्रिय उत्पादनकर्ता होता तब ये सही होता। पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में जो है, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में क्या मानती है, सक्रिय प्रतिभागी मानती है। ऑप्शन करेक्ट क्यों है, देखिए याद रखिए कि क्योंकि विद्यार्थियों की बात करें, यहीं पर अध्यापक की बात किया तो अध्यापक वाला गलत होगा। प्रगतिशील शिक्षा हमेशा जो है स्टूडेंट पे फोकस करती है, बच्चों पे फोकस करती है, वो एक ज्ञान के सृजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आसिमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। कहने का मतलब जो आसिमा है वो दूसरे की जो मनोदशा है उसकी अभिप्रेरणा के प्रति एक समझ बना लेती है, उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में क्या है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसिमा डैश बुद्धि की क्या है, तो डैश बुद्धि की मतलब डैश बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। तो इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए, अंतर्वैयक्तिक या प्रकृतिवादी या संगीत या तार्किक गणित है। तो गणित के बारे में बात नहीं कर रहे, संगीत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरे की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेती है, मतलब लोगों के बारे में। तो यहाँ पे जो है अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में जो है वो क्या अंतर्वैयक्तिक, उसके अंतर्भाव को जो है वो क्या में समझ जा रही है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अंतर व्यक्ति और अंतर व्यक्तिक में मैंने जो है एक बार आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। अंतर व्यक्ति मतलब खुद के बारे में, अंतर व्यक्तिक मतलब कि दूसरे व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है अंतर व्यक्तिक होगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11, और ये जो है देख लिया कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें देखते हैं क्या होगा। हाँ, अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल
करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि जो अध्यापक है अपने शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें जो विद्यार्थियों के लिए जो भी परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं, ये सबको जो है शामिल करना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, उन्हीं के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। तो कहाँ पर देखें, यहाँ पे तो दोनों सही है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ए सही तो यहाँ पे आर गलत, ये देखिए। तो हमारा ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत में, नृत्य में अच्छी होती हैं। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? ठीक है, आज जो मैंने क्लास दी थी, अगर वो आप लोगों ने देखा होगा तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये किस टाइप के है। तो जेंडर रूढ़िवादिता है, ये जेंडर समानता है, जेंडर साम्यता है, ये जेंडर समतुल्यता है। तो याद रखिएगा जेंडर रूढ़िवादिता है, क्योंकि इसमें जो है किसी के बारे में एक सोच बना लेना कि लड़के जो है गणित में अच्छे, लड़कियां जो है घर के काम में अच्छी या संगीत में अच्छी, और लड़के जो है बाहर के कार्यों में अच्छे हैं, लड़कियां जो है घर में काम करने के लिए बनी हुई है। इस तरीके का जो है एक सोच बना लेना जो है रूढ़िवादिता कहलाता है। ठीक है, तो जेंडर रूढ़िवादिता, आज की क्लास जिसने भी देखी होगी उनका ये जो है टॉपिक बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैंने बोला था ना, कुछ टॉपिक मैंने ऐसे लिए हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, विद्यार्थियों की विविध, क्या है, एक मिनट, विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, ठीक है, अध्यापकों को क्या नहीं करना चाहिए? तो विषय वस्तु को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ये तो बात सही है। क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पर है, ठीक है। तो क्योंकि विद्यार्थियों के विविध प्रकार के जो अधिगम आवश्यकताएं हैं उसको अगर संबोधित करना है तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ये तो सही है कि विषय वस्तु को जो है विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए तो जो भी बच्चा जिस तरीके से समझ जाए। ठीक है, तो ये बात तो एकदम करेक्ट है। विद्यार्थियों में अधिगम और स्वनियमन कौशल विकसित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण, ये कितना गलत बोला है कि बच्चों को सामाजिक संदर्भों के आधार पर आप नामीकरण, लेबल करना, कैटेगराइज करना, वर्गीकरण करना, कभी भी ऑप्शन में दिखे ना वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, याद रखिएगा। विद्यार्थियों को हमें अलग नहीं करना है, उनको लेबल करके, उनको इंडिकेट करके नहीं बोलना कि ये इस वर्ग का है या ऐसा है बच्चा, नहीं। तो ये जो है आपका गलत होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इस तरीके का जो है आपका रवैया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? और इसमें गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों, कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है? फिर नहीं है, नहीं पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, समझ में आ जाएगा आप लोगों को अगर आप लोगों ने किया होगा तो। रचनात्मक आकलन, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये रचनात्मक आकलन जो है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। जब अध्यापक जो पढ़ाता है उसी टाइम जो क्वेश्चन पूछता है और बच्चों का जो है आंसर आता है, तो उससे पता चल जाता है कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सहपाठी आकलन, पीयर ग्रुप में एक दूसरे से सुनना, एक दूसरे से क्वेश्चन समझना, मतलब सुनना, तो इससे बच्चे जो है आपस में जो है बहुत ही अच्छे से जो है क्या कर लेते हैं, एक दूसरे का सुन लेते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ किसको आया है समझ में, किसको नहीं। ये भी अच्छा है। स्व आकलन भी अच्छा है कि आप खुद का आकलन स्वयं कर रहे हैं। तो ये तो सभी, ये तो हमारा मतलब कि ये तीनों चीज़ जो है सही है। मानकीकृत परीक्षण पर आधारित, कोई एक स्टैंडर्ड बना देना, उस पर आधारित आकलन, मैंने आप लोगों को बताया ना, ये ऑप्शन में कभी दिखे नहीं भी इसका मीनिंग पता होगा, अगर आप लोगों को ऑप्शन में इसको दिखे तो आपका वो गलत होगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिन लोगों ने देखा होगा उनको ये पता होगा। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोग अगर ध्यान में रखें ना, तो बिल्कुल भी आपके क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, बस मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं उनको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नित करेगा? समालोचनात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग। कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा? ठीक है, तो देखिए 523 को 62 से गुणा करें। भाई तो एकदम सीधे सीधे आंसर है। आप बोल देगा भारत की राजधानी बताओ, तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। या फिर क्या कुछ अलग थोड़ा ना जाएगा, इसमें बच्चा सोच समझ थोड़ा ना रहे, उसको फैक्चुअल है तो इसको गुणा करके वो दिखा देगा, इसमें कितना ज़्यादा सोच विचार थोड़ा ना करेगा, तो ये तो होगा नहीं। हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना? एक वर्ड में आंसर है, कभी भी नहीं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? ये हो सकता है। ये ऑप्शन इस तरह का समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, मतलब कि इसमें से कौन सा प्रश्न है जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को, समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नित करेगा? कहने का मतलब जिस
जिसमें बच्चा जो है अपना अपना विचार प्रस्तुत कर सके, अपना जो है तर्क वितर्क कर सके वो। ठीक है, अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, इसमें बच्चा जो है सोचेगा किस तरीके से करना है, इसमें सॉल्यूशन ढूंढेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी मत घबराना। याद रखिए ना कि कभी भी फैक्चुअल आंसर जो होता है वो नहीं होगा, जिसमें बच्चा सोचे समझे, मतलब कि एक समस्या का किसी समाधान करे, तो वो जो है क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड और आएगा ही आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बहुत ही अच्छे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आ गई बात समावेशी शिक्षा की। ठीक है, इसको भी मैंने करवाया है। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों को की जरूरतों को पूरा करता है? निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, बिल्कुल। विविध जेंडर के जो उन्मुखी विद्यार्थी हैं उनके, बिल्कुल। विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं वाले भी जो विद्यार्थी हैं उनकी, बिल्कुल। समावेशी शिक्षा ही इसीलिए है कि जहाँ पर समावेशी कक्षा हो, मतलब एक ही कक्षा में सामान्य और विशिष्ट प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, तो ये तीनों ही शामिल होंगे। जहाँ पर है तीनों तो करेक्ट कर दो। यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, प्लीज हिट लाइक बटन। लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो लोग सेल्फ स्टडी करें आपके दोस्त में। अगर आप लोगों को लगता है कि इससे उनको हेल्प मिल सकती है तो जरूर उनको वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है उनको पता चल सके और वो एक सही मार्क्स जो है स्कोर कर सके। ठीक है, मतलब जो अपकमिंग CTET है उनका वो जो है अपना निकाल सके। देखिए, अगर आप हेल्प करेंगे ना तो भी, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को पता चला, आप लोग किसी को बताएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हम हम क्या बनने जा रहे हैं, अब एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमारी जो है सोच इस तरह की होनी चाहिए कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है चीज़ें सही बतानी है, एक सही डायरेक्शन देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देता है? स्वालीनता, मतलब देखिए यहाँ पे विकलांगता सामाजिक संप्रेक्षण मतलब बातचीत के क्षेत्र में जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे रहा है। गुणज वैकल्य, ये तो कैलकुलेशन में देगा। लेखन वैकल्य मतलब डिस्ग्राफिया, ये तो लिखने में। और गतिशीलता बाध्यता, ये भी नहीं होगा। स्वालीनता जो ऑटिज्म है ना, ये जो है संप्रेक्षण में, मतलब कि बातचीत में एक दूसरे से बातचीत बच्चा जो है अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, वो जो है अपनी बात जो है वो कन्वे नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है, तो उसे जो है ऑटिज्म की समस्या होती है, वो दूसरे की बात ढंग से समझ नहीं पाता है और बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है स्वालीनता की प्रॉब्लम होती है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे, मतलब ध्यान अवधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होता है, इससे अगर कोई विद्यार्थी जूझ रहा है तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, एक ही समय पर अनेक कार्य देने चाहिए। तो क्या, जब बच्चे के अंदर ध्यान अवधान की समस्या है, अटेंशन डिफिसिट है, अटेंशन की प्रॉब्लम है, तो आप एक समय पर बहुत सारे कार्य देंगे तो क्या वो सही रहेगा? नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बल्कि सामान्य बच्चों को भी एक समय में अनेक कार्य दे देंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम है। ये तो केवल प्रतिभाशाली बच्चे कर सकते हैं ना, तो कभी भी एक समय में अनेक कार्य करने के लिए देना, ये सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। परिवेश में विकर्षण को कम करना, बिल्कुल सही बात है। ऐसे प्रदत्त कार्य देना, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट या होमवर्क देना जिसमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत हो, तो इससे क्या हो जाएगा? ये भी नहीं सही होगा। ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो। भाई, हमें बच्चा कैसा भी हो, हमें उसे सक्रिय बनाना है, निष्क्रिय नहीं बनाना है, बच्चे की डेवलपमेंट करनी है। तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा, परिवेश में विकर्षण को जो है कम करना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है? गति विषयक विकलांगता है अगर, ठीक है, भवन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए रैंप लिफ्ट, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को चलने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो इस टाइप की विकलांगता है, तो उससे सफल समावेशन के लिए क्या, तो आप लोग देखते होंगे कि स्कूलों में जो है एक इस तरीके का भी बनाया होता है जिसपे कि व्हील चेयर वगैरह चढ़ सके, तो ये तो बात सही है। ठीक है, बैठने की व्यवस्था में जल्दी जल्दी बदलाव, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं, जब बच्चे को गति विषयक मतलब चलने में प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रकार की विकलांगता है, तो आप उसको जो है ऊपर मंजिल की कक्षाएं दे देंगे, तो ये क्या सही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चा जाएगा। ऐसी गतिविधियों को अभिकल्पित करना, डिजाइन जिसमें जल्दी जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता है, नहीं, इस प्रकार नहीं। तो हम जो है एक काम कर सकते हैं समावेशन के लिए कि भवन तक क्योंकि बच्चा मानसिक रूप से सही है, उसको तो विकलांगता है ना, भवन तक पहुंचने में आसान बनाने के लिए रैंप या लिफ्ट लगवाना। ठीक है, तो पहला जो है आप लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। एक मिनट।
आ गया क्वेश्चन, मेधावी विद्यार्थी विशेषकर जो मेधावी बच्चे होते हैं, ठीक है, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो मेधावी बच्चे होते हैं, नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। अधिगम के स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं? ऐसा भी नहीं है भाई, वो पहले ही मेधावी हैं। उप अवधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते, ये तो खोज लेते हैं, बल्कि उनको किसी प्रकार के मतलब अधिगम में जो है स्थायित्व में कठिनाई का भी अनुभव नहीं होता है। तो ये जो बोल रहे हैं तीनों ऑप्शन तो गलत है अकॉर्डिंग टू मेधावी विद्यार्थी। ठीक है, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं। बिल्कुल, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उच्च स्तरीय समस्या समाधान का जो है स्किल मतलब कौशल रखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं? तो कौन सा है? निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, बिल्कुल। निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित नहीं। निष्पादन, ये भी नहीं होगा। निष्पादन उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित, ये भी नहीं होगा। निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, जो अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु जो अभिप्रेरित करता है वो हमारा जो है निपुणता उन्मुखी उपागम जो है केंद्रित जो विद्यार्थी होते हैं। मतलब ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और मैंने ये टॉपिक नहीं करवाया था, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको कुछ जो मैंने करवाया है 30 में से 28 ले लेंगे, क्योंकि एक दो चीज़ें जो है आप लोगों को मिलेंगी जो कि मैंने नहीं करवाया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही कम क्लासेस दे पाई हूँ, इसलिए मैंने बोला था कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं करवा रही हूँ वो आप लोग जो है जरूर कर लीजिएगा। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ ना, तो उसके टाइम पर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन कभी भी करें ना तो एक्सप्लेनेशन के साथ करें, जिससे कि आपको जो है एक मतलब वहाँ से भी चीज़ें जो है ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन अगर बदल कर आए तो भी आप गलत ना करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है? देखिए, जो कुंठा है, कुंठा जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है तो विद्यार्थियों के अधिगम में पर कम नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही बात है। चिंता, जब सफलता मिलती है तो चिंता होती है, तो ये तो गलत हो गया। आनंद, जब सफलता नहीं मिलती तो आनंद आता है, ये भी गलत। कृतज्ञता, जब असफलता को इस रूप में देखा जाता है कि उसका कारण कोई और व्यक्ति था, अरे भाई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कुंठा जो है हमारा करेक्ट होगा। कुंठा कब आ जाता है कि जब भी कोई, देखो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर पढ़े भी ना हो। जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है, विद्यार्थियों के जो अधिगम है उस पर जो है नियंत्रण कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 23rd क्वेश्चन नंबर। देखिए, राजन एक स्कूल अध्यापक है, ठीक है, अपने विद्यार्थी में अभिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को सुसाधित करना चाहता है। क्या अभिसंज्ञानात्मक कौशलों के विकास को जो है क्या सुसाधित करना चाहता है? ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को जो है उन चरणों को साझा करना चाहिए, मतलब कहना चाहिए कि वो खुद साझा करें, खुद अपने विचार व्यक्त करें जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए जो है प्रयुक्त किए हैं। तो इससे क्या होगा? बच्चा बताएगा तो चीज़ें उसे समझ में आएंगी कि उसने जो किया है क्या किया है। ठीक है, कंठस्थ, कभी भी ऑप्शन में कंठस्थ, मैं पूरा ऑप्शन ही नहीं पढ़ूंगी। देखिए, कंठस्थ करना ये गलत होता है। विद्यार्थियों को केवल घोषणात्मक ज्ञान, गलत। विद्यार्थियों को प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर विचार विमर्श हेतु प्रोत्साहित करना, निरुत्साहित नहीं, तो गलत। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर आपको नहीं भी आता होगा ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके यहाँ पे जो है सही आंसर तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट, सामाजिक रचनावादी परिवेश डैश और डैश के द्वारा जो है क्या होती है? परिलक्षित होती है। ठीक है, डैश और डैश के द्वारा जो है क्या होती है? परिलक्षित होती है। देखिए ऑप्शन क्या है? हाँ, बैठने की स्थिर व्याख्या मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये तो मानकीकृत पाठ्यचर्या आ गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित, पहले ही गलत कर दो। अध्यापक केंद्रित जो सामाजिक रचनावादी जो परिवेश है वो अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, यहीं पर ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी केंद्रित, दूसरी, ये बात तो सही बोल रहा है, विद्यार्थी केंद्रित और शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, ज्ञान सृजन हेतु। अब दूसरा भी पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि डैश और डैश बोला है ना, ज्ञान सृजन। यहाँ पे मैंने इन दोनों ऑप्शन को क्यों गलत किया? देखिए, पहले में मैंने मानकीकृत पाठ्यचर्या देख लिया, दूसरे में अध्यापक केंद्रित, तो इसलिए मैंने इनको गलत कर दिया। यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित, तो हम लोगों को पता है कि जब भी हमारा जब बच्चों को पढ़ाना है, जो बताना है, तो वो जो है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। जो हमारी शिक्षण शास्त्रीय जो विधियाँ हैं, प्रविधियाँ हैं, जो भी हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो जो है बच्चे के अकॉर्डिंग, उसके व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब बच्चे को जो है केंद्र में रखकर जो हमें बतानी है, उनके अकॉर्डिंग जो है काम करना है। दूसरा, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश देना चाहिए, मतलब एक सही परिवेश देना चाहिए, तो ये भी बात तो सही है। सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, ये तो परीक्षा केंद्रित, ये भी ऑप्शन
ऑप्शन गलत, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। अगर नहीं भी आता होगा ना तो ये ऑप्शन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो ट्रिक्स बता रही हूँ कि किससे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 25। शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो डैश और डैश को समुन्नत करे। तो क्या है इसका, ज्ञान के पुनरुत्पादन, जानकारी के माध्य प्रत्यास्मरण, विचार विमर्श या चर्चा। तो ज्ञान के पुनरुत्पादन, क्या ये सही है? नहीं। जानकारी के मात्र प्रत्यास्मरण, ये भी गलत हो गया, मात्र कहीं पर भी देखिए वो गलत होता है। विचार विमर्श, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, विमर्श चिंतन करे, चर्चा करे, तो ये थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, पैडागॉजी बहुत ही आसान आती है। देखिए नेक्स्ट, देखिए 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियां डैश होती हैं। देखिए संदर्भ अनुसार हो, संदर्भ अनुसार हो और वास्तविक जीवन से रिलेटेड आ गया तो ये तो मतलब सही है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों के जीवन से अप्रासंगिक, मतलब कि विद्यार्थियों के जीवन से वो चीज़ हो ही ना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, जीवन से अप्रासंगिक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूर्व ज्ञान को जागृत ना करती हूँ, मतलब विद्यार्थियों को जो पूर्व ज्ञान को, जब भी हम पढ़ाते हैं तो बच्चे को पहले रिकैप्सुलेट करवाते हैं, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नई चीज़ें बताते हैं ना, तो पूर्व ज्ञान को जागृत न करती हो आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो, ये तो भाई बहुत ही गलत है कि बच्चे के जो बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर है उसके अनुसार हमें बताना है। ये नहीं कि बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में और हम उसे क्वेश्चन करा रहे हैं फिफ्थ क्लास का, तो बच्चा कैसे समझ पाएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे संदर्भ अनुसार हो, वास्तविक जीवन से उपयोगी है, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अगर समझ में आ रहा हो, लगता है कि आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विमर्श चिंतन कौशल अगर उनके अंदर डेवलप करना है तो एज अ टीचर क्या करना चाहिए? ठीक है, आप एक टीचर होकर सोचेंगे, सकारात्मक रूप से सोचेंगे, तब आप जो है क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। विद्यार्थियों को बिना समझ के श्यामपट्ट से विषय वस्तु को नकल, कभी भी ऑप्शन में नकल करके लिखने के लिए कहना, ये ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को उस तरह से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं। उद्दीपन प्रतिक्रिया मतलब आपके सामने जो है कोई उद्दीपन आए तभी आप प्रतिक्रिया करें, इस प्रकार का जो है बच्चों के लिए प्रयोग करना, ये सही नहीं होता है, तो ये गलत होगा। प्रत्यास्मरण आधारित कंठस्थीकरण, रोट लर्निंग हो, रटवाने पर जोर दिया जाए, तो ये जो है ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो अगर ये तीन ऑप्शन गलत हो गए तो हमारा एक ही तो ऑप्शन बचा, पहला, जिसमें बोल रहा है कि विद्यार्थी के स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। मुझे लगता है बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन है ना, केवल एक क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को नहीं आता होगा, बाकी 29 तो आएंगे ही। देखते हैं कितने आते हैं आप लोगों के। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? मतलब 28 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा अधिगम को क्या है सकारात्मक रूप से जो है प्रभावित करेगा? तो देखिए, विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध होना, बिल्कुल सही बात है। परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय विधियां, कभी भी ऑप्शन दिखे गलत होता है। अवमानित करने का अनुभव, नहीं। संसाधन समृद्ध कक्षाई का परिवेश, बिल्कुल। तो यहाँ पे पहला और फोर्थ जो है करेक्ट है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का जो है व्यवहार रखना चाहिए, किस प्रकार का जो है व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए? बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बता देना, ऐसे कैसे? जब बच्चों को बताएंगे नहीं कि उन्होंने गलती क्यों की, क्या उसे सही कैसे करना है, बस डायरेक्ट सही उत्तर बता देना, नहीं, ऐसा तो ये गलत होगा। त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना कि त्रुटियां जो की हैं वो क्यों की है, क्या होगा, फिर तदनुसार मदद करनी चाहिए ताकि वो सही आंसर तक बच्चा पहुंच पाए, ठीक है, तब सही आंसर बताना है। सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेना, अंक काट लिया और आपने बताया नहीं कि बच्चे ने जो गलती की है क्या गलती की है, तो ये तो गलत होगा। एज अ टीचर आप ऐसा करेंगे तो ये सीधे सपाट अंक काट लेना, ये कभी भी ऑप्शन में दिखे तो ये गलत होता है। नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा त्रुटियों को हटाने का प्रयास करना, नहीं। नकारात्मक पुनर्वलन क्वेश्चन जो है हमेशा जो है क्या होता है, ऑप्शन जो है गलत होता है। तो इसके अनुसार जो हमारा सेकेंड जो है सही है कि त्रुटियों का नितांत रूप से विश्लेषण करना चाहिए, तदनुसार जो है उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सॉरी, ठंड में ना गला खराब हो रहा है। हाँ,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल का संवर्धन किया जाता है? ठीक है, किया जा सकता है। किसका पूछ रहे हैं कि सॉरी, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, कार्यात्मक स्थिरता के द्वारा या अभिसारी चिंतन, प्रतिक्रिया समुच्चय, खोजबीन। तो हम सब लोग जानते हैं कि समस्या समाधान के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? खोजबीन या अन्वेषण का प्रयोग करना। मतलब कि बच्चा जो है स्वयं से करके जो है सीखेगा, खोजबीन के का प्रयोग करना चाहिए। तो समस्या समाधान कौशल का संवर्धन किया जा सकता है किसके द्वारा? अभिसारी चिंतन क्या होता है? मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था कि अभिसारी चिंतन के अंदर जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंदर जो है बच्चा कैसे समस्या का समाधान कर पाएगा? फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल आंसर होते हैं। प्रतिक्रिया समुच्चय और कार्यात्मक स्थिरता भी नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन बस हमारा बचा। ठीक है, तो समस्या समाधान के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो खोजबीन मेथड होता है, अन्वेषण का प्रयोग करना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कितना स्कोर रहा जरूर जो है आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग जो है अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सीडीपी का जो मैंने लिया था आप लोगों को सेशन, ये मैराथन, इससे जो है आप लोग अगर सही से कर लिए होंगे तो मैं इतना बता देती हूँ कि 27 28 आप लोगों के नंबर पक्का आने वाले हैं। तो आप लोगों को जो है आपकी तैयारी जो है एक सही लेवल पे चल रही है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जरूरत है, आंसर की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, ऑल दी बेस्ट। अब नेक्स्ट जो है मैं अगली मैराथन जब लेकर आऊँगी तो आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर जो है बता दूंगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। ऑल द बेस्ट।